बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान बार बार एक चीज़ के ऊपर इसरार करता रहा कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंक्वायरी करवा लीजिए, कोई भी आज़ादाना फोरम हो, पहलगाम इंसिडेंट की इंक्वायरी करे। वी आर देयर, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड एनी हाउ। किसी भी तरह से पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माजी के अंदर भी हमने देखा बार बार इल्ज़ामात, बहुत सारे इस तरह के बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के पाकिस्तान की जानिब हिंदुस्तान लगाता आया, लेकिन कभी भी शवाहिद नहीं दे सका। सोने पे सुहागा तब होता है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की अपनी ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार और हिंदुस्तानी हुकूमत का जो किरदार है उसकी एक सीक्रेट रिपोर्ट जब टेलीग्राम के ऊपर लीक होती है, पूरी दुनिया एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जो होती है कि यार पिछले 8-10 दिन से तुमने पूरा आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जनाब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। ये रिपोर्ट्स क्या कहानी बता रही है? इसका मतलब ये है कि माजी में भी तुमने जितनी दफ़ा इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए हैं वो भी सारे के सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। इसी तरह बचपन से आज तक आपको और मुझे पढ़ाया जाता रहा है कि झूठ की हंडियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती, और यही हुआ कि नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी हुकूमत की झूठ की हंडियाँ भी बीच चौराहे आ टूटी है। इसी पे आज ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि अब इससे आगे जो जंगी जुनून है भारत का, वो ये रिपोर्ट्स लीक होने के बाद, प्रोपेगेंडा उनका टायर डाउन होने के बाद, क्या अभी भी जंगी जुनून कंटिन्यू करेगा? क्या हिंदुस्तान की अवाम नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को, उसकी कैबिनेट को, अपनी फ़ौज को ज़रा कटहरे में खड़ा करके पूछेगी, कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कटहरे में खड़ा करके पूछेगी कि भाई क्यों अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहे हो? मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये रिपोर्ट जो आई है, रॉ की जो लीक हुई है रिपोर्ट, इससे तो तमाम जो इनका प्रोपेगेंडा था हुकूमत का, हिंदुस्तानी इनकी फौज का, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सर वो तो डाई डाउन कर जाना चाहिए अब। बहुत शुक्रिया। अरे वो तो देखे ना, जब उन्होंने इतने तकरीबन 100 मुल्कों के एम्बेसडर जमा किए और उनको ये बताने की कोशिश की कि ये हुआ, उनमें से भी उन्होंने यही सवाल पूछा ना कि कोई आप हमें शवाहिद दीजिए, कोई बताइए, तो उनका जी हम शवाहिद जमा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जबकि ऑलरेडी वो इल्जाम लगा चुके थे, FIR काट चुके थे, सारा काम कर चुके थे। मेरा अपना ख्याल ये कि देखें, ये जो है ना जो बैनुल-अक़वामी माहौल है इस वक्त जी, वो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप ये समझे कि कोई इखलाकियात का रोल होगा या कोई कानून का रोल होगा या इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉज को अबाइड बाय किया जाएगा, तो वो तो नहीं होने का जी। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें अपने डिप्लोमेटिक लेवल पर, आपको मीडिया के लेवल पर इन चीजों को उजागर करते रहना चाहिए और सामने लाते रहना चाहिए कि ये झूठ है। और झूठ तो इसलिए भी है ना कि जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसके बाद के इकदाम से फौरन पता चल जाता है कि इसका मकासद क्या थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वो हमारे सामने आ गए हैं। उन्होंने बहुत बुरे तरीके से वहां पर इंडियन हेल्प, इलीगली हेल्प कश्मीर में एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसका ये भी मतलब है कि वो जो हमें नजर आ रहा था या उनका ख्याल था कि सारे हुर्रियत पसंद उनके काबू में आ गए, वो ऐसी बात है नहीं। फिर उन्होंने इंडस बॉर्डर ट्रीटी का सस्पेंशन का आपको बता दिया है। फिर आपको पता है बहुत बड़ी काविश की थी उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से एंट्री की, वो भी हमने फॉइल कर दी। अब तो भाई हमें ये, आपके पास बड़े अच्छे एयरफोर्स के एक्सपर्ट मौजूद हैं, मेजर साहब मौजूद हैं, हमें जो बात करनी चाहिए जी वो ये है कि मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को फंसा लिया है फंसा लिया मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो बड़ी हाइप क्रिएट करके अपने अवाम में एक वो इंतजार कर रहे हैं कि जी अब अफवाज हमारी क्या करती है और मोदी साहब क्या करते हैं। हम सॉरी जल्द से हम कटिंग, हम सॉरी, अब अवाम पीछे पीछे है कि कुछ करो और मोदी सरकार आगे आ गया कि मेरी जान छोड़ो। ये भी है, फिर इंटरनेशनलाइज इसको इतना कर दिया है कि अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जी। तो ज्यादा हमारा फोकस ये होना चाहिए, खासकर जब आपने मिलिट्री एनालिस्ट को बुलाया कि वो क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या जवाब मौजूद है। सर इसी जी मुख्तसर सा मैं इनिशिएट कर देता हूँ जी जी प्लीज, आप चले जाएं अगले मेहमान के पास प्लीज। देखिए आजकल की जो जंगें हो रही हैं जी उसमें आप देख रहे हैं कि उनके जरा फर्क है नेचर में। ड्रोन्स की जंग ज्यादा है और ये रॉकेट्स की जंग ज्यादा है। फिर आपने देखा कि ये इसराइल ने असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स के नॉवल तरीके अपनाए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा यही कुछ करेंगे जी, या ड्रोन से कोई टारगेटिंग करेंगे या असैसिनेशन की अटेम्प्ट करेंगे, ताकि वो जो हमारा बड़ा रिस्पॉन्स है उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि बचेंगे नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये है कि दुनिया को ये बताएंगे जी हमने तो छोटी सी कार्रवाई की है, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरा ये ख्याल है इस पे ज्यादा बहस की जा सकती है। जी सर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मेजर साहब, जनरल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी
कि अटैक का तो मूड लग रहा है उनका, वी आर प्रिपेयर्ड, वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फौज, कॉम एक पेज के ऊपर है एंड एवरीबॉडी इज देयर यूनाइटेड खड़े में, व्हाट काइंड ऑफ अटैक इज एक्सपेक्टेड, अगर अल्लाह ना करे कि हो भी, अल्लाह ना करे कि जंग की तरफ जाएं भी तो? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अटैक वो कर चुके होते। आज का जो दौर है, जर्नलिस्ट को बेहतर जानते हैं, तो आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं कि ये वो दौर नहीं है 30-40 साल पहले वाला कि इंफॉर्मेशन का पैस ऑन होने में बड़ा टाइम लगेगा। सेटेलाइट मौजूद हैं, केजीबी मौजूद है, सीआईए है, आपकी आईएसआई है, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। ये जो ड्रामा किया उसने, ये दुनिया पर खुल गया कि ये ड्रामा है। उन्होंने सफारतकारों को ब्रीफिंग दी, सफारतकारों ने कंडेम किया, हम भी कंडेम कर रहे हैं कि आपने अपने बेगुनाह मासूम आपने अपने शहरियों को कत्ल कर दिया, हम भी इसको कंडेम कर रहे हैं। सफारतकारों ने कंडेम किया, बाहर आके किसी ने पाकिस्तान को कोई एक जगह पर भी नहीं कहा कि आपने किया। रशिया ने कोई उसको नहीं कहा, इंडोर्स नहीं किया, पाकिस्तान की साइड ली। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड विद हैविंग द मोस्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसने उनका बयान उठा के दीवार पे मारा। उन्होंने कहा ये आपका बहुत पुराना इशू है और हम इसको हल करेंगे। उसने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। यूरोपियन यूनियन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इंटरनेशनली भी मोदी और उसकी आरएसएस व्हाट डज आरएसएस, राइट विंग का एक्सट्रीम रेडिकल ग्रुप जो है वो एक्सपोज हुआ। उनका जो अपना लिबरल हिंदू है, जो उनका अपना प्रोग्रेसिव हिंदू है, जो उनका सेकुलर स्टेट है, उन्होंने अपनी सेकुलर स्टेट के पूरे सिस्टम को दांव पे लगा दिया। वक्फ ऑफ का एक बिल निकाला, पूरे मुसलमानों को इनसिक्योर कर दिया। सिख पूरे का पूरा इनसिक्योर है, कश्मीरी पूरे का पूरा इनसिक्योर है, नागालैंड, कर्नाटका, क्रिश्चियंस पूरे का पूरा इनसिक्योर है। डोमेस्टिक भी डाउन कर रहा है, इंटरनेशनली भी वो समझ रहा था कि हम बहुत बड़ी चीज हो गए। भाग क्यों रहा है दुनिया के पास, मिलते क्यों कर रहा है कि अमेरिका सुने, यूरोपियन यूनियन सुने? तुम तो कह रहे थे हम पत्री महादेश हो गए। शिव सेना तुम्हारी है, तुमने अपनी इस गवर्नमेंट के अंदर मिलिटेंट विंग दिए। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो करना चाह रहा था उसका पोल खुल गया। डीजीआईएसपीआर की जो लास्ट कॉन्फ्रेंस है, क्या चीज नहीं छोड़ी गई? बच्चों वाली तो उन्होंने हरकतें की। 2 मिनट के बाद एफआईआर काट दी, 3-4 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है, कह रहे हैं जी चुन चुन कर हिंदुओं को मार रहे हैं, जबकि खुद वीडियोस आ गए। दे आर इन अ शैम, दे आर ऑलवेज हैबिचुअल ऑफ मेकिंग ड्रामा। अच्छा, हमने क्या किया? निहायत संजीदगी, निहायत मतानत के साथ, निहायत हमने अपने आप को प्यार किया, बॉर्डर को हमने अपने आप को सिक्योर किया। हमने कहा कि जुर्रत कर बॉर्डर के अंदर तू कदम रख। और सबसे जो बड़ी चीज हमने की, हमने कहा कि हम रेडी हैं तेरे इस ड्रामा के लिए, हमें तुम बुलाओ। बायलैटरल नहीं, यूनाइलैटरल चीज होगी। ये कौन सी चीज है बायलैटरल है, तुम अपनी तरफ से करोगे? आओ, हम मैदान के अंदर हैं, बुलाओ कोई भी जो मुबस्सिर हैं, बुलाओ वो गैर जानिबदार टीम्स को बुलाओ, हम आपके साथ बैठ के इस तमाम चीज को हम हाजिर हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। हमें तकलीफ है उन बेगुनाहों के मरने पे, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो बेगुनाह हिंदू तुमने मारे। एक जुमला मुझे ऐड करने की इजाजत दीजिए। हमने 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं जाने से, ठीक है? 26 कहीं हमें अफसोस है, एक बंदे का भी अफसोस है, कहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बंदा भी कहीं पर इस तरह टेररिज्म का विक्टिम है, हमें अफसोस है। हमने रोज शहादतें, रोज लाशें उठाई, हम दुनिया के सामने चीखते रहे और हमारा नहीं सुना गया। तो भाई आपकी जंग लड़ रहे हैं, दुनिया की जंग लड़ रहे हैं भाई। अच्छा नहीं, ये बीएलए के जी बलोचिस्तान के अंदर इसने इवन राइट नाउ अभी ये क्या कर रहा था? ये हमारा जो ट्रेन के ऊपर हमला है, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, फिर क्यों नहीं करते हो चीजों को बाहर प्रूफ्स के साथ क्यों नहीं लेके आते हो? हाइपोथेसिस इस तरह का काम कर रहे हैं, बात करेंगे बाद में। वी हैव वन ऑन मेनी महाज, और मैं अप्रिशिएट करूंगा मीडिया को, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने केस लड़ा। थैंक यू खालिद चिश्ती साहब। सर, आई थिंक आपका एनालिसिस इसके ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंट जो फ्लाइट्स थी राफेल की, जो उनकी परवाजें थी रिसेंटली, और उसके बाद फिर जैसे वो भागे, सर आर वी वेल इक्विप्ड, आर वी रेडी? बहुत शुक्रिया, और मुझे यहाँ बुलाने का आपको भी और दोनों जनरल ऑफिसर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज करता चलूं कि पाक फिजाइया ना सिर्फ रेडी है बल्कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ वॉर रेडीनेस के ऊपर है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी और इत्मीनान हो रहा है कि पाक फिजाइया सिर्फ 6 से 8 घंटे के अंदर वॉर लोकेशंस पर चली गई थी। और ये जहन में रखिएगा कि ये वॉर लोकेशन डिप्लॉयमेंट जो होती है सिर्फ फाइटर जहाज़ों की नहीं होती है, वो तो 1 घंटे में, आधे घंटे में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो वॉर डिप्लॉयमेंट की है वो पूरे एसेट्स ने की है, जिसके अंदर ना सिर्फ सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, एयर टू एयर फ्यूलर हैं, जैमर्स हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग है, और सबसे बढ़कर एयर डिफेंस के वेपन्स और मिसाइल्स है जो डिप्लॉय हुए हैं पूरे अक्रॉस पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम बल्तिस्तान से लेकर कराची समंदरों और कोयटा बलोचिस्तान तक। तो पाक फिजाइया हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस है।
मैं इसलिए बावसूख तरीके से और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैं प्रेजेंट एयर चीफ को पिछले तकरीबन 40 साल से जानता हूं। हम एक स्क्वाड्रन में इकट्ठे रहे हैं, तो मुझे एक स्पेशल, मैं क्योंकि अपने नाम से एक खालिद चिश्ती के नाम से डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूं, तो उसके लिए मैं एयरफोर्स की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं अपने पैशन में। तो तकरीबन कुछ हफ्ते पहले मैं पाक फिजाइया के एक स्पेशल एक्सेस मुझे इन्हीं पायलटों से जो इस वक्त पूरी फिजाओं में हैं, एयर चीफ ने मुझे स्पेशल इजाजत दी थी कि ना सिर्फ इनको मैं मिलूं, इनके साथ पूरा दिन स्पेंड करूं और उनके वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं। मैंने पिछले दिन उन पे डाला था और उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना हाइप क्रिएट कर देगा इंडिया। मुझे जो उनके चेहरों पे नौजवान बच्चे 25-20 सालों के, जो उनके चेहरों पर जो एनर्जी नजर आई थी, तो फिर मुझे एयर मार्शल नूर खान याद आ गए जो 1965 की जंग के हमारे एयरफोर्स चीफ थे। जंग के बाद उनको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि चीफ साहब, आपका कोई डिलेमा या परेशानी थी आपको जंग में? तो एयर मार्शल नूर खान ने कहा था कि मेरा एक डिलेमा था, वो ये कि अपने पायलटों को ये डिलेमा नहीं था कि उनको जंग में कैसे धकेलूं, मेरा डिलेमा ये था कि उनको रोकूं कैसे। इतने पैशनेट थे वो लोग, तो इतने पैशनेट थे। और लेट मी टेल यू विद कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस के पिछले 60 साल में हमारे वेपन्स बदले हैं, जज्बा पायलट्स का वही है, और प्रेजेंट एयर चीफ का भी डिलेमा आई एम श्योर यही होगा कि मैं किसको रोकूं। इस हद तक स्टेट ऑफ रेडीनेस है। जहां तक ये राफेल की आपने बात कही कि वो आए और ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि एयर पावर क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, रीच इसकी बड़ी होती है, इसका शॉक इफेक्ट होता है और ऑब्वियसली इंपैक्ट इसका डीप इनसाइड होता है। तो उसकी वजह से हम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एंटर होते हैं और प्रॉब्लम लास्ट निकलते हैं, और हमारे इंटेंशंस का सबसे ज्यादा कम खबर होती है दुश्मन को। वजह कि जब आप टैंक मूव करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेवी एंड आर्मी, जब टैंक्स मूव करते हैं, आर्मर मूव करती है, तो वो विजिबल होता है। एक फाइटर जहाज जब एक बेस से टेक ऑफ करता है तो ये पता नहीं होता कहां जा रहा है, इसके ऊपर कितने वेपन्स लगे हैं और ये कितनी डेवास्टेटिंग इफेक्ट है, ये सिंपल बारूद है, इसके ऊपर न्यूक्लियर है, या कितना वॉर हेड लगा हुआ है। तो एयर पावर के पास ये कैपेसिटी होती है टू एस्केलेट और डी एस्केलेट जब भी चाहेंगे। और जितने मैं स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज कर रहा हूं, राफेल को 2019 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास अगर राफेल होते तो ये ना होता, तो उन्होंने $9 बिलियन का ऑर्डर कर दिया जहाजों, 36 जहाजों के ऑर्डर कर दिया। अब पाक फिजाइया को, ओवरऑल लीडरशिप को और पर्टिकुलरली प्रेजेंट लीडरशिप को और प्रेजेंट एयर चीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 2021 में कमांड संभालने के फौरन बाद इसका काउंटर किया। और काउंटर क्या करना था? राफेल बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा जहाज है, मेरे 3000 घंटे हैं और मैं एज अ फाइटर पायलट रिस्पेक्ट करता हूं उस फाइटर जहाज की, लेकिन उसकी रेंज थी 150 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज उसके वेपन की। और हम इस एरिया में जाहिर है डिफेंसिव हो जाते, बिकॉज हम आउट नंबर्ड तो पहले ही थे, टेक्नोलॉजी में भी हम नीचे आ गए थे अगर हमारे पास इससे अच्छा वेपन ना होता। तो 2023-22 में ये जहाज एक साल के अंदर ही एयर चीफ ने और पाक फिजाइया ने इंडक्ट किया और ऑपरेशनलाइज किया डे एंड नाइट। और मैं इन्हीं पायलट से मिलकर आया हूं और मुझे बताते हुए इत्मीनान और खुशी हो रही है आपको कि इन्हीं जहाजों की राफेल के 150 किलोमीटर के मुकाबले में बियॉन्ड विजुअल रेंज इस जहाज की 200 किलोमीटर से ज्यादा है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू हुई। जो जहाज JF-17 थंडर हमने खुद बनाए हैं, उनका जो ब्लॉक 3 वर्जन है, उनको पाक फिजाइया ने अपग्रेड कर लिया फौरी तौर पर उसी रडार से जो आइसा रडार है जो J-10C में लगा हुआ है, और वही PL-15 मिसाइल जो हमें चाइना ने J-10 के लिए दिए थे, अब वो ऑपरेशनल है ब्लॉक 3 थंडर के ऊपर भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हमारे पास बहुत बड़ा फ्लीट है जिसके ऊपर 200 किलोमीटर से ज्यादा एयर टू एयर कॉम्बैट करने के मिसाइल्स मौजूद हैं। और I can feel pity for the Indian side. Why? Because as a fighter pilot, अगर मैं इंडियन साइड से टेक ऑफ करूं तो मुझे नहीं पता होगा जो मेरे सामने जहाज आ रहा है दुश्मन का, उसके ऊपर सिंपल एक साइड वाइंडर मिसाइल लगा है 15-20 किलोमीटर रेंज वाला, या 200-250 किलोमीटर वाला उसके ऊपर PL-15 लगा है। और आई एम श्योर उसको तो नजर भी नहीं आएगा जब ये PL-15 फायर होगा। तो डेटरेंस एक बहुत ज्यादा अच्छा टूल है। जनरल साहब मेरे से ज्यादा जाएंगे कि जितनी आपकी वॉर प्रिपेयर्डनेस ज्यादा होगी, पोटेंट होगी, जितना मैसेज जाएगा एनिमी को, उतनी ही जंग के चांस कम होंगे। चले जरा नहीं ये है जनरल साहब, जिस तरफ आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब भी लेके गए कि जनाब ये सारा वॉर हेड, कौन सा हमारा कैरियर, कौन सा हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा होगा, ये वहां पर आकर सस्पेंस है सारा और वहां पर आकर सरप्राइज है हिंदुस्तान के लिए। सर, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये वॉर हेड्स में, व्हेन इट कम्स टू दैट, क्या एटॉमिक वॉर हेड, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो भी हम कैरी कर रहे होंगे, या उस तरह की सिचुएशन बनती भी अल्लाह ना करे आपको कहीं दिखाई देती? देखिए, बात ये कि अगर आप हमारा एतमाद देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम तो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहे जी। वो तो एक इररिस्पॉन्सिबल लोग हों तो ऐसी बात करते हैं, जी हमने ये दिखाने के लिए नहीं रखे हुए, हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं, हम
ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिन चीजों का दुश्मन को पता है और दुनिया को मालूम है और हमारे अवाम भी जानते हैं, उनका तो बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपको 2 स्ट्रेटेजिक फैक्टर और बताता हूँ जी प्लीज। देखें, जो कश्मीर है, ये समझा जाता था कि शायद ये बायलैटरल है, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, हालांकि तीसरा फरीक कश्मीरी भी थे। अब उसका चौथा फरीक चीन भी है और चाइना हमारा दोस्त है। और क्या हिंदुस्तान ये चाहेगा कि वो सैंडविच हो जाए दोनों तरफ से? उनको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि भाई वो कौन सा शुगल करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि साफ ज़ाहिर है कि हम नंबर्स में हमें प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूंगा, नंबर्स में कमी है, लेकिन आप ये याद रखें कि न्यूक्लियर जब 2 मुल्क हैं, अव्वल तो जंग होती नहीं है, होनी चाहिए नहीं, लेकिन चूंकि एक हमारी हिस्ट्री है, छोटे मोटे स्कमिशेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ। और वो जहाज जो उनका आया था वो अच्छी खासी बड़ी कार्रवाई उन्होंने कोशिश की थी, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की कोशिश की। उनका ख्याल था हम पी जाएंगे, बल्कि कुछ मुल्कों ने उस वक्त हमें ये समझाने की कोशिश भी की, छोड़ो यार, एक कौवा ही मरा ना, एक दरख्त कोई लगाया ना, क्या हो गया? हमने कहा क्या नहीं हो गया, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है और हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इसको हम किसी सूरत में पिएंगे नहीं। तो एक तो ये बात है कि वो दरमियान में सैंडविच हो सकते हैं, क्योंकि चीनियों का भी कश्मीर के बारे में, फिर कश्मीरी अगर मिसाल के तौर पे ये LOC के ऊपर कोई झड़प होती है, वो कोशिश करते हैं, हम जाते हैं, तो आपके ख्याल में जिन कश्मीरियों को उन्होंने दबाया हुआ है इतने अरसे से, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा साथ देंगे या उनका साथ देंगे? बिल्कुल, ये हमको याद रखने की जरूरत है। वो जो मैं नंबर्स की बात कर रहा था, किसी भी लिमिटेड वॉर में जो बड़ी आर्मी होती है उसको कोई एडवांटेज नहीं होता। बड़ी आर्मी को एडवांटेज होता है अगर पूरी सरहद के ऊपर एक जनरल वॉर हो जाए, फिर वो ज्यादा है जो हम कम है। लेकिन अगर छोटी सी जगह पे जंग होनी है, जो कि इसके अलावा हो नहीं सकती, तो फिर ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा जितने ट्रुप लगा सकते हैं उससे ज्यादा तो हम उधर लगा सकते हैं। तो हमें नंबर के कम होने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जनरल साहब, एक और चीज की तरफ आपकी अटेंशन थोड़ी सी चाहूंगा, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके ऊपर ये सारा कुछ हिंदुस्तान ने बिल्डअप किया, जहां से स्टार्ट किया कि पता नहीं क्या 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 हम पे गिरा दिया उन्होंने बॉम्ब, इंडस वाटर ट्रीटी वाला। सर वो मैं कल थोड़ा सा देख रहा था, ब्रह्मपुत्र, चाइना, वहां पर इन्वॉल्वमेंट फिर जाके चाइना की आती है। ये हमारे साथ कुछ करते हैं तो इनका अपना पानी भी तो चाइना के कंट्रोल में है ऊपर से। देखिए जी, ये अपर अपेरियन तो चाइना है वहां पे भी। हाँ, ये तो बात है दूर की या नजदीक की, जैसे भी है। मैं तो अपने तौर पे ये समझता हूँ, बेशक लोग मुझे पागल कहें, कि हमारे पास हो सकता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि जहां से पानी आ रहा है और उसको रोकना चाह रहे हैं, हम वहीं पर पहुंच जाएं। क्या हमारा जज्बा इतना है और हमारे पास इतनी ताकत है अल्लाह ताला के फजल करम से, तो होश के नाखुन लें। वहां पर जो कश्मीरी हैं वो हमारा साथ देंगे, जहां से पानी आता है वो कश्मीरी है। और आप किसको कैसी बातें कर रहे हैं कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे? ऐसा ना हो कि हम आपका मक्कू ही ठप दें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ भी।